गुड मॉर्निंग। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम होम साइंस के अंदर प्रथम प्रश्न पत्र के 10th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। 10th चैप्टर जिसका नाम है बालकों एवं माताओं में होने वाले संक्रामक रोग। यानी कि हमने इससे पहली क्लास में पढ़ा था कि संक्रमण क्या होता है, संक्रामक रोग क्या होते हैं। इससे पहली क्लास में हम जानकारी ले चुके हैं। उससे पहले हमने ये भी पढ़ा था कि संक्रमण के स्रोत कौन कौन से हैं, जिसमें कल हमने मानवीय स्रोतों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं निर्जीव स्रोत। निर्जीव स्रोत, इनको निर्जीव इसलिए कहा गया है क्योंकि ये मानव के हस्तक्षेप के कारण नहीं होते हैं, ये किसी अन्य कारणों की वजह से उत्पन्न हो सकते हैं। जिसमें अगर देखा जाए निर्जीव स्रोत में तो सबसे पहला आता है जल। जल सभी जानते हैं कि पानी, दूषित जल, जिसमें कई बार क्या होता है कि लोग जो घरों से निकलने वाला पानी है, नालियों के माध्यम से जो पानी निकल रहा है, अगर समुचित रूप से नालियों के निकास की सही व्यवस्था ना हो या पानी के निकास की सही व्यवस्था ना हो तो उसकी वजह से जब पानी है सड़कों पर फैलने लगता है या आसपास के एरियाओं में इकट्ठा होता है तो उसकी वजह से प्रदूषण फैलता है, जिसको दूषित जल भी कहा जा सकता है। या फिर जैसे कि उसको ये भी कहा जा सकता है कि जल के इकट्ठे होने के कारण वहाँ पर मक्खी मच्छर वगैरह का पैदा होना, जो कि किसी न किसी बीमारी को उत्पन्न करने का एक संकेत भी होता है। अब दूषित जल, वैसे तो पीने वाले जल में भी कई बार ऐसा होता है कि कई बार जल में किसी तरह की गंदगी आ जाती है, पानी मैला आने लगता है, धूल कण वगैरह अधिक आने की वजह से पानी पीने योग्य ना हो, तो ऐसा जल भी जो है दूषित होता है, जो कि पीने पर किसी व्यक्ति में रोगाणु वगैरह जो है वो चले जाते हैं और रोग उत्पन्न करने की स्थिति हो सकती है। अब अगर ऐसा जल पिया जाए या काम में लिया जाए तो ऐसे जल से जैसे हैज़ा, पैचिस है, टाइफाइड है आदि जो बीमारियां हैं ये हो सकती हैं। अब कई बार क्या होता है कि जैसे गाँव में वगैरह में जो लोग हैं अपने पीने योग्य पानी के लिए या काम काज के लिए जो भी पानी की आवश्यकता होती है वो कुओं, बावड़ी, तालाबों आदि के माध्यम से लाने की कोशिश करते हैं। तो कई बार ये होता है कि जो कुओं की साफ़ सफाई ना हो, तालाबों की साफ़ सफाई नहीं रहती है, क्योंकि तालाबों में जैसे कि कई बार हम देखते हैं कि जीव जंतु वगैरह जो हैं वो खुलेआम यूँ ही घूमते हैं, पानी पीते हैं, साथ में ही गंदगी भी वहाँ पे मलमूत्र छोड़ देते हैं। या तालाबों के किनारे पे लोगों को हमने जैसे कि कपड़े धोते वगैरह देखा है, नहाते देखा है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो जल है वो दूषित हो जाता है और ऐसा जल पीने योग्य या कार्य में लेने योग्य नहीं रहता है। अब अगर ऐसे दूषित जल का उपयोग किया जाए तो ये जल जो है किसी भी मनुष्य में रोग उत्पन्न कर सकता है और ये जो रोग है वो हैज़ा, टाइफाइड के रूप में देखे जा सकते हैं। बर्फ़ में भी टाइफाइड के जीवाणु जो हैं वो जीवित रहते हैं। अगर जैसे बर्फ़ जब पिघलकर पानी में परिवर्तित हो जाता है तो ये रोगाणु पनप जाते हैं। यानी कि यूँ कहा जा सकता है कि वे लोग जो ज़्यादातर पानी पीने में बर्फ़ का यूज़ करते हैं तो बर्फ़ जब पिघलती है तो उसके जीवाणु जो होते हैं वो पनपना शुरू हो जाते हैं और ऐसे जल के प्रयोग से जो एक स्वस्थ व्यक्ति है वो रोगी व्यक्ति के रूप में रोग से ग्रस्त हो जाता है, जिसको रोगी व्यक्ति भी कहा जा सकता है। दूसरा आता है इसमें भोजन। भोजन भी अगर देखा जाए तो एक प्रमुख कारक है जो कि रोग उत्पन्न कर सकता है। अब खमीरीकृत भोजन, सड़े गले जैसे कि सब्जियां है, भोजन है या कोई ज़्यादा पका हुआ भोजन है, तो ऐसे भोजन का अगर उपयोग किया जाए तो उसमें जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है वो पनप चुके होते हैं और वो हमारे सीधे शरीर में पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया पहुंचने के बाद रोगों को उत्पन्न करते हैं और व्यक्ति में रोग देखे जा सकते हैं। दूसरा इसका कारण ये भी हो सकता है कि जब हम सब्जी वगैरह खरीदते हैं तो सब्जियां कई बार नीचे गिर जाती है वहाँ पर जब ठेले पर, या फिर कोई जानवर भी मुंह लगा देते हैं, या फिर कोई सड़ी गली जो सब्जियां हैं उनके ऊपर रखी जाती है, या कई बार सब्जियों की साफ़ सफाई सही से ना हो और ऐसी सब्जियों को घर पे लाने के बाद अगर ना धोया जाए और साफ़ ना किया जाए और तुरंत उसका उपयोग कर लिया जाए तो वे सब्जियों के माध्यम से भी जो बैक्टीरिया है, जीवाणु वगैरह जो हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और एक व्यक्ति को बीमार कर सकते हैं। जैसे कि ज़्यादा पके हुए फल भी हैं, उसमें भी रोगाणु जो होते हैं वो प्रवेश होते हैं।
इसके अतिरिक्त अगर दूषित हाथों से भोजन बनाया जा रहा है, यानी कि जो भी महिला या जो भी व्यक्ति भोजन बना रहा है, अगर उसने अपने हाथ नहीं धोए हैं और गंदे हाथों के माध्यम से ही बार बार भोजन बना के खिलाया जा रहा है या खाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी एक व्यक्ति के अंदर रोग देखे जा सकते हैं। दूसरा इसका कारण है मक्खियाँ, कीट पतंगे आदि भी भोजन पर बैठकर उसको रोगग्रस्त कर देते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे कि खाना बन जाता है या खाना बनने के बाद उसको ढका नहीं गया या खुला छोड़ दिया गया, सब्जियां वगैरह खुली रखी गई हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो मक्खी मच्छर हैं वो एक स्थान की गंदगी लाकर दूसरे स्थान पर छोड़ देते हैं। या यूँ भी कह सकते हैं कि जब वे उस भोजन पर बैठते हैं तो वो कई बार उसमें मल मूत्र विसर्जन कर देते हैं या कुछ खुले में सोच के जो कुछ तत्व होते हैं वो अपने साथ ले आते हैं और उस भोजन पर छोड़ देते हैं। तो जो बैक्टीरिया, जीवाणु और जो वायरस हैं वो इन रूपों में भी आ सकता है और एक व्यक्ति को रोग से ग्रस्त कर सकता है। अगला जो है दूध। दूध भी जो है वो उसमें जल्दी से जल्दी रोगाणु प्रवेश कर जाते हैं तथा दूध को संदूषित कर देते हैं, यानी कि उसको दूषित बना देते हैं, पीने योग्य नहीं रखते हैं। दूध कई बार क्या होता है कि जब दूध निकाला जाता है, यानी कि जब गाय या भैंस से जब दूध निकाला जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, कई बार जो दूध निकालने वाला है उसके अगर हाथ साफ ना हो या उसने गाय या भैंस के स्तनों की सफाई ना की हो और सीधा दूध निकाल देते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, गाय और भैंस विभिन्न जगहों पर बैठती है, घूमती हैं, तो उनके शरीर पे गंदगी लग जाती है, स्तनों पर गंदगी हो सकती है। या जब भी कई बार मल मूत्र का निष्कासन होता है और वे उसी जगह पर बैठ जाते हैं तो वो भी उनके शरीर पे लगे रहते हैं। तो जब दूध निकाला जाता है तो दूध दोहने वाले और उस व्यक्ति की हाथों की सफाई और जिस जानवर से दूध लिया जा रहा है उसके भी स्तनों की सफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। वरना अगर सफाई ना रहे तो उसके वजह से कुछ बैक्टीरिया वगैरह जो है, रोगाणु जो हैं वो उस दूध में प्रवेश कर जाते हैं। दूसरा, जिस बर्तन में दूध निकाला जा रहा है उस बर्तन की भी साफ़ सफाई ना हो अगर, तो भी उसमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं। उसके अलावा अगर दूध निकालने के बाद कई बार दूध दुहने वाले उसमें पानी मिला देते हैं, अगर जो पानी मिलाया जा रहा है वो पानी भी स्वच्छ ना हो और दूषित जल मिलाया गया है तो भी उसमें रोगाणु पनपने की जो संभावना अधिक रहती है। ऐसे दूध के सेवन से जो एक स्वस्थ व्यक्ति है वो भी रोगग्रस्त हो जाता है। रोगी जानवर से भी अगर दूध निकाला जाए, कई बार ऐसा भी होता है कि कोई जानवर है वो किसी रोग से ग्रसित है और दूध दोहने वाले उनका भी दूध निकाल लेते हैं और दूध मिक्स हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी वो रोगाणु जो हैं वो दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उसमें भी रोग उत्पन्न कर सकते हैं या उसमें भी तरह तरह के लक्षण प्रकट हो सकते हैं। संदूषित दूध के द्वारा डिप्थीरिया है, हैजा है, टाइफाइड जो रोग हैं आदि देखे जा सकते हैं। फिर आता है अगला धूल। जो धूल है, जिसमें सूखी धूल जिसको कहा जाए, तो उसमें भी कई प्रकार के रोगाणु पाए जाते हैं। कि इसका प्रमुख कारण ये है कि धूल के जो कण हैं वो वायु के संपर्क में आकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक वायु के साथ बहते रहते हैं और उन्हीं धूल कणों के द्वारा जो वो धूल कण हैं उड़कर मनुष्य की श्वास में लेने पर श्वास के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उसके मुख के द्वारा भी उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और विभिन्न तरह के जो रोग वगैरह है उसके लक्षण वगैरह जो हैं वो प्रकट करते हुए दिखाई देते हैं। उसमें जैसे धूलकण वगैरह जो उड़कर कई बार भोजन पर भी हैं, वस्त्रों पर भी लग जाती हैं, तो जब कई बार वस्त्रों पर गंदे हाथ जब हमारे लगते हैं तो वो जो धूलकण वगैरह जो वस्त्रों के माध्यम से हमारे हाथों से होती हुई हमारे मुख में चली जाती है, या जब हम भोजन करते हैं, भोजन खुला पड़ा है तो वो हवा के संपर्क में आने पर भी उसमें धूलकण मिल जाते हैं और उसमें जो बैक्टीरिया वायरस जो हैं वो आ जाते हैं और ये बैक्टीरिया वायरस उस भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उसी की वजह से कई तरह के रोग वगैरह जो हैं वो उत्पन्न करते हैं, जिसमें एंथ्रेक्स है, स्ट्रेप्टोकोकाक्सी है इत्यादि के जो रोग हैं वो देखे जा सकते हैं। इसका सबसे प्रमुख रोग जो है देखने को मिलता है हमें सामान्य तौर पे वो है टीबी। अगला जो है हवा को भी सबसे प्रमुख कारक बताया जा सकता है जो कि रोगों को उत्पन्न करती हैं।
क्योंकि जो हवा एक ऐसा माध्यम है जो किसी भी स्थान की गंदगी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। क्योंकि कई बार जब ऐसा होता है कि तेज़ हवा का बहाव है, तो वो जब खुले में शौच किया गया है, नालियाँ खुली है, या गंदगी जब सड़कों पर फेंकी जाती है, या मृत अवशेष पड़े हैं, या यूँ कहा जाए कि कई बार मृत जीव जो सड़कों पर विभिन्न स्थानों पर पड़े रहते हैं, उनसे वो हवा के संपर्क में आते हैं, और हवा से जो वहाँ के बैक्टीरिया है, जीवाणु हैं, रोगाणु है या वायरस है, वो उनके माध्यम से उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और खुले भोजन, वस्त्रों, पानी आदि के अंदर मिल जाते हैं, धूलकण में मिल जाते हैं, और व्यक्ति के श्वसन के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश कर एक व्यक्ति को रोग से ग्रसित कर सकते हैं। तो अगर जो उसमें रोग उत्पन्न होते हैं, उनमें जैसे देखा जाए तो क्षय रोग हैं, काली खांसी है, इन्फ्लुएंजा है, आदि जो रोग हैं वो प्रवेश कर जाते हैं और एक रोगी व्यक्ति में देखे जा सकते हैं। उसके बाद आता है दूषित पदार्थ। दूषित पदार्थ में जिसमें जैसे कि कपड़ों की स्वच्छता ना रखी जाए, रोगी के वस्त्र है, कंबल है, ओढ़ने के जो वस्त्र है, पहने जाने वाले वस्त्र है, खाने के जो बर्तन की साफ़ सफाई के लिए जो वस्त्र रखे जाए, या खाने के जो बर्तन हैं उनकी साफ़ सफाई वगैरह अगर समुचित रूप से ना हो, तो इन चीज़ों के माध्यम से भी कुछ रोग वगैरह जो है व्यक्ति के प्रवेश कर जाते हैं शरीर में, और हैज़ा, खसरा, फ्लू, जुखाम आदि खांसी के रूप में दिखाई दे सकते हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा निर्जीव स्रोत के बारे में, जैसे जल, भोजन, दूध, धूल, हवा और दूषित पदार्थ। तीसरा जो प्रकार है, वापस अगला तीसरे प्रकार का अंदर आता है पराश्रयी जीवों के द्वारा। पराश्रयी जीव जैसे कि मक्खियाँ, इसमें हम पहला देख सकते हैं। मक्खियाँ रोगी व्यक्ति के जैसे कि कई बार मलमूत्र है त्यागने पर या फिर थूकने पर, गंदी जगह पर कचरा पड़े रहने, नालियों में है या मरे जीवों पर वगैरह बैठती हैं, और अपने पैरों के द्वारा अगर देखा जाए तो जो मक्खियाँ जब किसी जीवाणु वगैरह या किसी मृत जानवर पर बैठती हैं या फिर मलमूत्र अवशेषों पर बैठ जाती हैं, तो उसके माध्यम से वो अपने पैरों में कुछ गंदगी को ले आती हैं, और उन्हीं के माध्यम से वो मक्खियाँ वापस किसी जब भोजन पर, वस्त्र पर, मिठाई, जल आदि पर बैठती हैं, तो वहाँ पे वो गंदगी को छोड़ देती हैं। तो उसकी वजह से जो बैक्टीरिया या रोगाणु उस मक्खी के पैरों के माध्यम से आए हैं वो दूसरे स्थान पर छूट जाते हैं, और उन खाद्य पदार्थों या जल का उपयोग करने पर अगर देखें तो एक व्यक्ति के शरीर में वो सभी बैक्टीरिया, रोगाणु वगैरह जो हैं प्रवेश कर जाते हैं और एक स्वस्थ व्यक्ति को भी रोग से ग्रसित कर देते हैं। अब मक्खियों के माध्यम से भी कई बार टाइफाइड है, पैचिस है, पोलियो है, हैज़ा है, क्षय रोग है आदि देखे जा सकते हैं। उसके बाद आता है मच्छर। मच्छर भी अगर देखा जाए तो एक छोटा सा जानवर है, लेकिन कई तरह की बीमारियां फैला देता है। मच्छर सबसे प्रमुख फैलाने वाली जो बीमारी है मच्छर के माध्यम से है वो है मलेरिया, क्योंकि जब मच्छर काटता है तो वो कुछ ऐसे तत्व छोड़ देता है जिसकी वजह से व्यक्ति के शरीर में मलेरिया रोग हो जाता है। दूसरा जो मच्छर हैं वो फाइलेरिया, पीत ज्वर आदि के जो रोगाणु हैं उनका भी प्रसार करता है, या उन रोगाणुओं को भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर तक पहुंचा देता है। तीसरा आता है कृमि। कृमि अगर देखें तो एक तरह के कीड़े होते हैं जो कि सामान्य तौर पर किसी भी व्यक्ति के शरीर में आंतों में पाए जाते हैं। ये कीड़े ज़्यादातर बच्चों में देखे जा सकते हैं, जो कि आंतों में बच्चों के संक्रमण उत्पन्न कर देते हैं, और जिसकी वजह से मनुष्य में कई तरह के रोगों के लक्षण उत्पन्न कर सकते हैं। इसमें कृमि जो है तरह के होते हैं, कई तरह के हैं, जिसमें अंकुश कृमि है, डोरक कृमि है, गोल कृमि है, इस तरह के जो कृमि पाए जाते हैं। फिर अगला जो आता है पराश्रयी। पराश्रयी जीव
पराश्रयी जीव अगर देखें तो जैसे कि टाइफाइड रोग वगैरह जो है, मलेरिया वगैरह है, या अफ्रीकन टीक ज्वर जो है, या आदि रोग जो होते हैं इनके कारण फैलते हैं। अब पराश्रयी जीव में कई तरह के जीव आते हैं, जिसमें मक्खी है, मच्छर है, चूहे हैं, दीमक है, आदि तरह के हो सकते हैं, ईलिया है। क्योंकि ये जीव जो होते हैं कई बार भोजन में पनपने भी शुरू हो जाते हैं, या भोजन को कुतर कर, जैसे कि चूहा है तो भोज्य सामग्री को कुतर देता है, जैसे कि किसी गोदाम में अनाज वगैरह पड़ा है, या कहीं अनाज खुले तौर पे भी पड़ा रहता है तो उसको कुतर देते हैं। कई बार उसमें मल मूत्र का विसर्जन कर देते हैं। छिपकलियाँ हैं तो वो भी उस भोजन को दूषित कर देती है, और इन्हीं मल मूत्र वगैरह, उन्हीं बैक्टीरिया के माध्यम से वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और एक व्यक्ति में कई तरह के लक्षण वगैरह देखे जा सकते हैं। उसके अलावा खटमल है, जू है, ये भी जो है कई इनके काटने से भी, जैसे टाइफाइड ज्वर जो है वो एक सामान्य तौर पर किसी मनुष्य में देखा जा सकता है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें है पराश्रयी जीवों के द्वारा कौन कौन से जो जीव हैं वो रोग को फैलाते हैं। सबसे पहला जो था उसमें मक्खियाँ, दूसरा है मच्छर, तीसरा जो था कृमि कीड़े, और चौथा है पराश्रयी जीव। उसके बाद अभी हम पढ़ने जा रहे हैं संक्रमण के रोग के जो स्तर हैं किस प्रकार से देखे जा सकते हैं, जिनका उपाय हमको करना चाहिए, यानी कि इनको रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। जो सबसे पहला उपाय है उसमें है रोगी की तुरंत पहचान करना और उसका समुचित उपचार करना, या अतिशीघ्र उसका उपचार करना, जिसमें देखा जाए तो सबसे पहले रोगी व्यक्ति को पहचान करना कि उसको कौन सा रोग हुआ है, और उसको तुरंत किसी भी तरह से चिकित्सा सुविधा वगैरह जो है वो उपलब्ध करवाई जा सकती है। दूसरा आता है रोगी का पृथक्करण। रोगी का पृथक्करण का मतलब होता है रोगी व्यक्ति को सामान्य व्यक्तियों से अलग करना, क्योंकि कुछ रोग ऐसे होते हैं जो रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने पर स्वस्थ व्यक्ति को भी हो सकते हैं, क्योंकि संक्रमण के कारण फैलने वाले रोग होते हैं। इसलिए एक रोगी व्यक्ति को सामान्य और स्वस्थ व्यक्ति से अलग करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तीसरा जो कारक है वो है अधिसूचना। अधिसूचना का मतलब है कि परिवार के जो सदस्य हैं, मित्र हैं, जनता हैं आदि को जानना चाहिए कि रोग होने की सूचना तुरंत ही वो चिकित्सक को दे और उसका स्वास्थ्य अधिकारी को दे और तुरंत इलाज प्राप्त करे। और सूचना देने का कानून जैसे जरूरी है उसमें, जैसे कि सबसे पहला जो बताया जाना कि मलेरिया है, पोलियो रोग है, जल संक्रांत है, चेचक है या खसरा है, हैजा, टाइफाइड, प्लेग, पैचिस, डिप्थीरिया, पीत ज्वर, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, फ्लू, मेनिंजाइटिस, कन्फेड, एड्स आदि तरह के रोग हो सकते हैं। तो इन रोगों की पूरी जानकारी होनी चाहिए और उन रोगों से बचने के तौर तरीकों को पूरे तरीके से अपनाया जाना चाहिए। उसके बाद आता है फोर्थ जो है निरीक्षण। निरीक्षण में अगर देखें तो स्वास्थ्य विभाग या अधिकारी के माध्यम से एक रोगी व्यक्ति की पूर्ण जांच की जानी चाहिए। उसके शरीर का जो जितनी भी तरह के जांच हैं वो सभी करके रोग का पता लगाया जाना चाहिए, रोग की तीव्रता का पता लगाया जाना चाहिए और उसी के आधार पर उसका जो उपचार है वो तुरंत उसको उपलब्ध करवाया जा सकता है। फिर अगला आता है संगरोध।
संगरोध में स्वस्थ मनुष्य अथवा जो रोग मुक्ति के बाद भी अगर व्यक्ति अपने शरीर से रोगाणुओं को निरंतर निष्कासित करते हैं, या यूँ कहा जा सकता है कि जिस व्यक्ति को रोग हुआ है अगर वो ठीक भी हो जाता है तो भी 10 से 15 दिन का समय ऐसा होता है जब तक वो अपने शरीर के माध्यम से रोगाणुओं को दूसरे व्यक्ति तक फैलाने में सक्षम रहता है। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों से दूर भी रहना चाहिए और थोड़े दूरी स्थानों पर उसको रखा जा सकता है, या कुछ मुख्य जो बातें हैं उनका ध्यान रखा जाना चाहिए, जैसे कि हाथ ना मिलाए या लोगों के संपर्क में कम आए, कम से कम ऐसे गतिविधियां अपनाएं कि दूसरे व्यक्तियों को वो रोग ना हो। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो रोगों को फैलने से रोका जा सकता है। फिर अगला आता है निसंक्रमण या फिर कीटनाशक पदार्थों का उपयोग। निसंक्रमण या कीटनाशक पदार्थों का उपयोग का मतलब है कि रोगों को फैलने से रोकने के लिए नालियों वगैरह पर है जो कि कीड़ों को मारने के लिए दवाई का छिड़काव किया जा सकता है, डीडीटी का उपयोग किया जा सकता है, फिनाइल का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसकी वजह से जीव को पनपने से रोका जा सकता है और रोगों को फैलने से भी रोका जा सकता है। अब इसमें देखें तो 3 विधियों के माध्यम से रोगाणुओं को फैलने से रोक सकते हैं। प्राकृतिक विधि में शुद्ध वायु का उपयोग करें, सूर्य का जो तेज प्रकाश है वो भी रोगाणुओं को मार देता है, रोशनी है, धूप है या अधिक ठंडक है, यानी कि जब भोज्य सामग्री को जो भोज्य सामग्री ठंडक में रखी जा सकती है उनको फ्रीज में स्टोर किया जा सकता है, या जैसे दूध वगैरह है, पानी है, इनको बॉईल करके गर्म करके उबाल कर काम में लिया जा सकता है। फिर जो दूसरी विधि आती है इसमें आती है भौतिक विधि। अब इसमें भी उबालने, जलाने, भाप के द्वारा, वाष्प के द्वारा और गर्म वायु प्रवाहित कर कर विभिन्न वस्तुओं को विसंक्रमित किया जा सकता है। तीसरा जो आता है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में अगर देखें तो डीडीटी का छिड़काव किया जाए तो उससे भी जो कीट है वो नष्ट हो जाते हैं। उसके अलावा फिनॉइल का उपयोग किया जा सकता है, पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया जा सकता है, साबुन है, क्लोरीन है, ब्लीचिंग पाउडर है, इनके उपयोग के माध्यम से जो मलमूत्र थूकने पर और रोका जा सकता है। फिर आता है अगला पॉइंट रहता है इसमें पर्यावरण की रक्षा या पर्यावरण की स्वच्छता। जिसमें हमें एनवायरनमेंट की या फिर जिसको पर्यावरण कहे उसकी साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए, जिसमें घरों से निकलने वाले कचरे को सड़कों पर ना फेंका जाए, नालियों की सफाई का ध्यान रखा जाए, कूड़ेदान का उपयोग किया जाए, जगह जगह पर थूकना नहीं चाहिए, खुले में शौच वगैरह नहीं करनी चाहिए। अगर इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो भी हम जीवाणुओं वगैरह को पनपने से रोक सकते हैं और बीमारियों को फैलने से भी रोक सकते हैं। उसके अलावा किसी स्थान पर, सड़कों पर अगर घर के आसपास गड्ढे हैं और उनमें पानी का जमाव है तो उसमें मिट्टी डालकर उसको बंद कर देना चाहिए, या फिर डीडीटी का वगैरह का छिड़काव करना चाहिए। उसके ऊपर अगर फिनॉइल वगैरह डाला जा सकता है, मिट्टी का तेल डालकर जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है, तो जिसकी वजह से बीमारी फैलने की संभावना नहीं रहती है। अगला जो आता है वो है स्वास्थ्य शिक्षा। स्वास्थ्य शिक्षा का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को, जैसे कि स्वास्थ्य शिक्षा It's 11:53. कैसे बीमारियां फैलती हैं, रोगाणु वगैरह किस प्रकार से हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं, उनकी भी पूरी जानकारी दी जा सकती है। शरीर की स्वच्छता, हमारे शरीर की स्वच्छता के साथ साथ हमारी कपड़ों की स्वच्छता, बर्तनों की स्वच्छता, घर की साफ़ सफाई, घर के आसपास के स्थानों की साफ़ सफाई, जैसे कि नालियाँ वगैरह हैं, सड़कों की साफ़ सफाई आदि का भी पूरा ज्ञान होना चाहिए। उनकी सफाई भी रखी जानी चाहिए, इसका पूरा नॉलेज जो है दिया जा सकता है व्यक्ति लोगों को। उसके अलावा इनको देने की नॉलेज देने के लिए या फिर सूचना देने के लिए जैसे कि जनसंचार माध्यमों का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें अखबार है, उसके अलावा अखबार के अलावा जैसे कि टीवी है, दूरदर्शन है, रेडियो है,
चार्ट, पोस्टर के माध्यम से, नाटक के माध्यम से उनको सूचना दी जा सकती है और उनको अवगत कराया जा सकता है। तो आज हमने पढ़ा कि किस प्रकार से संक्रामक रोगों को रोका जा सकता है, उनके उपाय के बारे में। आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है या क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।